हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार सोमया। एक बार आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी विद तुषार सर में, जिसमें कि हम क्लास 10 के लिए टर्म सेकंड में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या होता है रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, क्यों रिप्रोडक्शन होता है, सभी बातों के जवाब देंगे इस वीडियो के अंदर। बस एक बार शुरू करने लगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, होता क्या है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर दो शब्द हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो री है और एक है प्रोडक्शन है। एक है री और एक है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, अगेन मीन्स दोबारा से, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो नाम से हमें ये पता लग रहा है कि दोबारा से कोई भी चीज़ बन रही है। अब क्या बन रहा है दोबारा से? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान हम दोबारा से अपनी ही जैसी स्पीसीज बना देते हैं, इसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। दोबारा से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी ही स्पीसीज बना देना, इसी को सिर्फ रिप्रोडक्शन कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। दोबारा से अपनी ही जैसी स्पीसीज बना देना, अपनी ही जैसी प्रजाति बना देना, इसी को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एक बार डेफिनेशन की तरफ देख लो। ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। बायोलॉजिकल प्रोसेस वो होती हैं जो लिविंग्स के अंदर होती हैं। तो रिप्रोडक्शन हमेशा लिविंग्स ही करेंगे, कभी भी नॉन लिविंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगा। पेन, कॉपी, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये कभी रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। रिप्रोडक्शन कौन करेंगे? सिर्फ लिविंग्स। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग्स के अंदर होने वाली प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, टू प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपनी ही जैसी एक नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि अगर कोई मैंगो का ट्री है, कोई आम का पेड़ है, तो उस पर हमेशा आम ही लगते हैं। कोई एप्पल का ट्री है तो उस पर एप्पल ही लगते हैं। ऐसा क्यों? आम के पेड़ पे सेब क्यों नहीं लगते? भाई क्योंकि वो आम का पेड़ है तो वो अपनी जैसी स्पीसीज बनाएगा ना। सेब लगेंगे सेब के पेड़ पे, एलिफेंट हमेशा एलिफेंट को ही प्रोड्यूस करेगा, कैट हमेशा कैट को ही प्रोड्यूस करेगी, डॉग हमेशा डॉग ही बनाएंगे, ह्यूमन हमेशा ह्यूमन ही बनेंगे। तो अपनी जैसी स्पीसीज बनाएंगे ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या सभी लिविंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं? जी हाँ, जितने भी लिविंग्स होंगे वो सभी रिप्रोडक्शन करेंगे। चाहे हम छोटे छोटे इंसेक्ट की बात करें वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, चाहे पानी में रहने वाले लिविंग्स जीव की बात करें वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, बर्ड्स भी रिप्रोडक्शन करेंगे, कोई छोटा सा अमीबा है वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, प्लांट भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ह्यूमंस भी रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इस दुनिया में जो लिविंग है वो सभी रिप्रोडक्शन करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब रिप्रोडक्शन क्या करता है, स्पीसीज को आगे बढ़ा देता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अगर कोई एक रैबिट की स्पीसीज है, रैबिट मतलब खरगोश की स्पीसीज है, और खरगोश का जो लाइफ स्पेन है वो 25 साल का है, मतलब एक खरगोश 25 साल जिंदा रहता है एवरेज। अब जब 25 साल खत्म हो जाएंगी उसकी, तो 25 साल के बाद वो मर जाएगा। जब 25 साल के बाद वो मर जाएगा, फिर तो भूल जाएंगे कि खरगोश कैसा होता था, क्योंकि एक ही खरगोश था, उसने रिप्रोडक्शन तो किया नहीं, और रिप्रोडक्शन नहीं किया तो उसकी स्पीसीज नहीं हमें पता कैसी होती थी, तो फिर तो हम खरगोश को भूल जाएंगे। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, उनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, वो आगे नहीं चल पाएंगे। तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज को आगे बढ़ाने में मदद करता है रिप्रोडक्शन। क्लियर है आपका? ओके। नेक्स्ट, जब सब लिविंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे कोई प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या सब एक ही तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं, सबके अंदर रिप्रोडक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जब सबके अंदर रिप्रोडक्शन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो हम रिप्रोडक्शन को मेनली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? लेट्स सी। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने अभी बताया कि हर किसी को अपनी प्रोजनी बनानी है, हर किसी को एक नया इंडिविजुअल बनाना है दोबारा से, तो बनाने के दो तरीके हैं। हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व। मतलब
एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। अब उस एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए अगर एक अकेला ऑर्गेनिज्म ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है तो वो होगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन। अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहे हैं तो वो होगा सेक्सुअल प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो ये एक अमीबा है। ये क्या है? एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस एक अमीबे ने दो छोटे छोटे अमीबे बना दिए। तो इस सिंगल पेरेंट ने दो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया। तो ये कौन सा होगा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ इस प्रोडक्शन में, तो कौन सा होगा? एसेक्सुअल प्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। जैसे इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट होते क्या है? गैमेट होते हैं जैसे मेल बॉडी के अंदर बनता है मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल बॉडी के अंदर बनता है ओवा, दैट इज एग बोलते हैं उसे। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये होता है सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन में, और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन में हमेशा गैमेट बनेंगे। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जबकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होंगे, हो सकता है मेल बनाए मेल गैमेट और फीमेल बनाए फीमेल गैमेट। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट भी बना रहा है, वही फीमेल गैमेट भी बना रहा है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मेल बॉडी बनाती है मेल गैमेट और फीमेल बॉडी बनाती है फीमेल गैमेट। अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? और सेक्सुअल प्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन होता है कि जब मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और फीमेल गैमेट दैट इज ओवा, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनाते हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब इसमें गैमेट ही नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन कहां से हो जाएगा? इसमें जायगोट कैसे बन जाएगा? कैसे गैमेट फ्यूज कर जाएंगे? जबकि इसमें गैमेट बनते हैं। जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट फ्यूज भी करते हैं और फ्यूजन के दौरान जायगोट बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि प्रोजेनी फॉर्म्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। जो प्रोजेनी बन के आई, जो दो प्रोजेनी बन के आई, ये एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं किसके? अपने पेरेंट जैसे ये होगा, बिल्कुल दिखने में भी सेम होंगी, और इनके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, बिल्कुल सेम होगा। जैसा कि इनमें होगा ऐसा ही ये जो बन के आई है इनके अंदर होगा। तो जो प्रोजेनी फॉर्म्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, अपने बिल्कुल पेरेंट की जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे कार्बन कॉपी होते हैं, ऐसे ये कॉपी है, बिल्कुल जैसे ये है बिल्कुल ये ऐसे ही ये होंगे। लेकिन इधर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोजेनी होती है वो अपने पेरेंट जैसी नहीं मिलती। हमारी शक्ल हमारे माता पिता से कुछ अलग होती है, बिल्कुल सेम नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी एसेक्सुअल प्रोडक्शन से जो प्रोजेनी बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होगी अपने पेरेंट की। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसी बिल्कुल कार्बन कॉपी नहीं होती। हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि थोड़े कैरेक्टर मिल रहे हों, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती कि बिल्कुल ही सेम हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो प्रोजेनी बनती है वो उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में। ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जैक्ट कॉपी बनी है, ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनी है, इन प्रोजेनी को हम एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम क्लोन्स। क्या बोलते हैं? क्लोन्स। जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी बनती है उन्हें बोलते हैं हम क्लोन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिखने में भी और अंदर से जेनेटिकली भी कैसे होते हैं? बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है क्लोन। जबकि सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जो प्रोजेनी बनती है वो कैसी होती है? जेनेटिकली, मतलब उनका जेनेटिक मेकअप जो होगा वो भी अलग होगा और दिखने में भी मॉर्फोलॉजिकली भी कैसे होंगे? अलग होंगे, इसीलिए उन्हें नाम दिया जाता है हाइब्रिड। तो ये मेनली 5 डिफरेंस थे एसेक्सुअल प्रोडक्शन और सेक्सुअल प्रोडक्शन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक इसमें आप एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो। ये 5 डिफरेंस हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इनमें तुम एग्जांपल्स भी कर सकते हो, जैसे ये होगा अमीबा, हाइड्रा, फंजाई, बैक्टीरिया के अंदर, और ये होगा हमारा जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स हमें पढ़ने और बहुत इंपॉर्टेंट है 6 टाइप्स। सबसे पहले जो होता है वो होता है फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये मेनली 6 टाइप्स हमें पढ़ने, और इन 6 टाइप्स को पढ़ने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है फिजन। फिजन 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 शब्द का जो मतलब होता है वो होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना, टू स्प्लिट, मतलब अपने आप को तोड़ देना, अपने आप को तोड़ देना। तो फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। 2 या 2 से ज्यादा बराबर बराबर हिस्सों में अपनी बॉडी को कोई भी ऑर्गेनिज्म तोड़ देता है, तो उसे हम फिजन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर इक्वल हाफ्स। इक्वल हाफ्स का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में अपनी बॉडी को तोड़ देता है, तो उसे हम फिजन कहते हैं। फिजन मेनली 2 तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है तो वो बाइनरी फिजन है, और अगर 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ रहा है तो मल्टीपल फिजन है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे बाइनरी फिजन होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर इक्वल हिस्सों में तोड़ दे तो बाइनरी फिजन है। ये पाया जाता है अमीबा के अंदर। जैसे कि अगर ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है और ये इसका एक न्यूक्लियस है। ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है, और ये है अमीबा। अब ये जो अमीबा है, अगर इसको रिप्रोडक्शन करना है, बाइनरी फिजन करना है, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? ये क्या करेगा, पहले अपने जो न्यूक्लियस है, पहले अपने न्यूक्लियस को तोड़ेगा, पहले अपने न्यूक्लियस को बांटेगा आधे आधे हिस्सों में, फिर अपनी बॉडी को आधे आधे हिस्सों में बांट देगा और 2 नए छोटे छोटे अमीबे बना देगा। कैसे? जैसे ये एक अमीबा था, तो ये क्या करेगा, पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। तो ऐसे इसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया आधे आधे हिस्सों में, आधे आधे हिस्सों में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। उसके बाद इसकी बॉडी, ये देख रहे हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है लेकिन बॉडी अभी भी थोड़ी बहुत इसमें रह गई है। और बाद में दो छोटे छोटे अमीबे ये बना देगा। तो ऐसे अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन में क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। दिस विल बी कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर इक्वल हाफ्स में बांट दे, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ये अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम अगर आपने देखा हो तो पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर यहां सीलिया होता है। ये भी अपनी बॉडी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। तो मेनली इसमें भी हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है मल्टीपल फिजन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दे, तो और वो सभी इक्वल हाफ्स हों, बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ दे, तो वो मल्टीपल फिजन हुआ। ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम क्या होता है, जो हमारे मलेरिया कॉज करता है। हमारे अंदर एक बीमारी होती है मलेरिया, वो मलेरिया इस प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। यही हमारे अंदर मेनली मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि ये प्लाज्मोडियम था, ये एक इसके ऊपर सेल वॉल, इसकी
इसको बचाने के लिए। तो इसका मान चलो ये एक न्यूक्लियस था, ये इसका एक न्यूक्लियस था। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है, बहुत ज्यादा डिवीजन करता है। तो डिवीजन करने के बाद कई सारे न्यूक्लियस बना देता है, कई सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इस सेल पे से लेते रहते हैं। मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा भाई, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। पहले तो ये एक न्यूक्लियस था तो इसके पास साइटोप्लाज्म था। अब इस न्यूक्लियस ने क्या किया, कई सारे डिवीजन किए, तो डिवीजन पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, अब ये बहुत सारे न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर ऐसे बॉडी में मतलब ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब यहां से ये प्लाज्मोडियम फट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकलने पे नए नए प्लाज्मोडियम बना देंगे। तो एक प्लाज्मोडियम था और एक प्लाज्मोडियम ने कई सारे इक्वल हाफ्स में बट गया। तो ये होता है मल्टीपल फिजन, और ये हमें मेनली प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये फिजन के टाइप्स होते हैं। फिजन क्या होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को दो या दो से ज्यादा बराबर हिस्सों में बांट लेता है। अगर दो हिस्सों में बांट रहा है तो बाइनरी फिजन है, जैसे कि अमीबा में, पैरामीशियम में। और अगर दो से ज्यादा हिस्सों में बांट रहा है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में, तो ये हमने देखा कि कैसे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन इसके अंदर होती है। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, वो होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि एक बॉडी है, जैसे पेरेंटल और बॉडी हुई, उस पर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है, खुद ही एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आती है। उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। और वो बड धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद वो पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है, और अलग होने पे एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाती है। इसी को हम बडिंग कहते हैं। इस डेफिनेशन देखेंगे, इन दिस प्रोसेस स्मॉल आउटग्रोथ, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल के आ जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है। और ये बड फर्दर ग्रो करती है और ग्रो करने पे बॉडी से अलग होने पे एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाती है। इसके जो एग्जांपल है वो है हाइड्रा और ईस्ट। ये मेनली हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर ये कोई हाइड्रा का प्लांट है, जैसे कि ये एक हाइड्रा एक एनिमल होता है, ये प्लांट नहीं होता। हाइड्रा एक एनिमल, ये एक हाइड्रा का एनिमल है। और इसके अंदर क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल के आएगी। इस आउटग्रोथ को हम बोलेंगे बड। इसको क्या बोलेंगे, ये होती है बड। ये पहले एक एनिमल था। इस एनिमल के अंदर एक छोटी सी बड निकल के आई, और ये बड टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। और कुछ टाइम के बाद ये यहां से अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद ये क्या करेगी, एक नए हाइड्रा के रूप में बन जाएगी। तो ये होता है बडिंग। पहले एक एनिमल था, एनिमल के ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली, वो आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बड कहते हैं। और वो बड धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बड़ी होती जाती है। जैसे ही बड़ी हो जाती है तो अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और डिटैच होने के बाद ही एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बन जाती है। तो ये मेनली हाइड्रा का प्लांट था। ये किसका प्लांट है, हाइड्रा का। प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। और जैसे ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। जो फफूंदी होती हैं वो यूनिसेलुलर फंगस है ये। जैसे कि ये एक ईस्ट है, ये एक ईस्ट की सेल होती है, ये ईस्ट है। और इसमें क्या होती है, इसमें भी एक आउटग्रोथ निकलेगी। इस पे ऐसे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, इसे बोलेंगे हम बड।
ऐसे आउटपुट निकलेगी। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी बर्ड निकल आती हैं, तो इस पे ही बहुत सारी बर्ड निकल जाएंगी, ऐसे कई सारी बर्ड निकल आएंगी। इसे बोलेंगे चेन ऑफ बर्ड की बहुत सारी चेन बन जाती है ईस्ट में, और ये जब बॉडी से अलग हो जाएंगी सभी, तो अलग होने पे नई नई ईस्ट बना देंगी। तो ऐसे बर्डिंग होती है। बर्डिंग में क्या होता है कि एक एनिमल है कि उसकी बॉडी पे क्या निकल के आएगी, एक आउटग्रोथ निकल के आएगी, और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होगी, और बड़ी होने के बाद अपनी पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगी, और अलग होने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में दोबारा से डेवलप हो जाएगी। तो हो गया ना रिप्रोडक्शन। तो ये होती है बर्डिंग, ये देखी जाती है हाइड्रा में और मेनली ईस्ट के अंदर। ये जो तीसरा टाइप है इस सेक्सुअल प्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये मेनली देखा जाता है हमारे बैक्टीरिया के अंदर और फंगस के अंदर, बैक्टीरिया और फंजाई के अंदर ये देखा जाता है। इसमें जनरली होता क्या है, इसमें जो बॉडी होती है, जो पेरेंटल बॉडी होती है, वो क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। जो पेरेंटल बॉडी होती है वो क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, अब सबसे पहले बात यही आती है कि ये स्पोर्स क्या है। ये स्पोर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, जैसे कि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी थी, गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं तो जायगोट बनता है। तो ये फ्यूजन के दौरान यही बना, ये है रिप्रोडक्टिव यूनिट। सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है, स्पर्म और ओवा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सी है, स्पोर्स। ये स्पोर्स बनाए जाते हैं किसी भी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि मान के चलो ये कोई एक फंगस बनाई मैंने, ऐसे कोई भी फंगस है, फंगस मतलब जानते हैं फफूंदी, जो फफूंदी होती है, तो ये कोई फंगस पड़ी हुई है। अगर ठीक है पड़ी हुई है तो ये इसके पास और भी तरीके रिप्रोडक्शन करने के, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन जब इसके पास कंडीशन कैसी होंगी, अनफेवरेबल, मतलब ये जब इसके पास सूटेबल टेम्परेचर ना हो, इसे ह्यूमिडिटी सूटेबल ना मिल रही हो, तो ये क्या करेगी, स्पोर्स बनाएगी। ये याद रखना, स्पोर्स जो ज्यादातर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब ये है कि जब सूटेबल टेम्परेचर ना मिल रहा हो, सूटेबल ह्यूमिडिटी ना हो, तब ऐसी कंडीशन में जब इसको मरने की कगार पे, ऐसे समझो मरने की कगार पे ये क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स में क्या करते हैं, अपनी बॉडी में ऐसे करके एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और ये इसके अंदर स्पोर बनाएंगे, ऐसे इसके अंदर कई सारे स्पोर बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को वैसे हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, लेकिन इसको मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी फंगस, ये हमारी फंगस है। इस फंगस वैसे तो रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, लेकिन जब कंडीशन कैसी होंगी, अनफेवरेबल होंगी। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है इसको जो कंडीशन चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो तो अब इसे नहीं मिल रही है, लेकिन अब क्या करेगी, ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करेगी। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, और उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या बनाएगी, स्पोर्स बनाएगी। और जिस कवर के अंदर स्पोर्स होते हैं, ये जो कवर तुम्हें दिख रहा है, इस कवर को बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब जिसके अंदर स्पोर्स रखे हुए होते हैं, और ये अंदर जो यूनिट है ये क्या है, स्पोर्स। बात समझ में आई कुछ? स्पोर फॉर्मेशन मेनली बैक्टीरिया और फंगस के अंदर देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल ह्यूमिडिटी, अनफेवरेबल कंडीशंस हो, तो बॉडी क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये क्या करेंगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में मदद करेंगी। तो इस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या बने, स्पोरेंजियम बने। स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे स्पोर्स बने। अब जब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, तो स्पोर्स बनने पे ये स्पोरेंजियम यहां से फट जाता है, ये स्पोरेंजियम यहां से फट जाएगा। तो जब बहुत सारे स्पोर्स इसके अंदर होंगे तो ये यहां से फट जाएगा। तो फटने के बाद ये स्पोर्स कहां चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एनवायरनमेंट में। ये सभी स्पोर्स कहां गए, एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। ये सभी स्पोर्स एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। अब ये स्पोर्स कहां गए, एनवायरनमेंट के अंदर आ गए। अब एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही इन्हें सूटेबल
टेम्परेचर मिलेगा, जैसे ही इन्हें कंडीशन फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी, ऑन फेवरेबल कंडीशन, जैसे ही इन्हें कंडीशन कैसी मिलेंगी, फेवरेबल मिलेंगी, तो ये दोबारा से एक नई फंगस बना देंगे। ऐसे स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या हुआ, जब फंगस के पास कैसी कंडीशन थी, अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो उन्होंने क्या बनाए, बहुत सारे स्पोर्स बनाए। वो स्पोर्स किसके अंदर बनाए, स्पोरेंजियम के अंदर बनाए। और जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है, बस्ट हो जाता है, बस्ट होने के बाद ये स्पोर्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं। और ये एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये क्या करते हैं, एक नई फंगस के रूप में डेवलप हो जाते हैं। लेकिन कुछ फंगस क्या करते हैं, कुछ ये फंगल के स्पोर्स एयर में घूमते रहते हैं, फंगस के स्पोर्स एयर में घूमते रहते हैं। जैसे ही इन्हें सुइटेबल टेम्परेचर मिलेगा, जैसे तुमने कहीं ब्रेड वगैरह रख दिया, कहीं अचार रख दिया, तो उस पर ये फंगस लग जाएगी और फंगस वहीं फफूंदी बना देगी, है ना। तो ये स्पोर्स घूमते रहते हैं, जैसे इन्हें सुइटेबल टेम्परेचर मिलेगा, ये उसी जगह पर जर्मिनेट कर जाएंगे, उसी जगह पर ये डेवलप हो जाएंगे। तो कुछ जो फंगल के स्पोर्स होते हैं, जैसे ये एक स्पोर्स बनाया मैंने, तो कुछ स्पोर्स क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, ताकि इनको कोई भी मतलब ये जल्दी से टूटे ना। अब जब एनवायरनमेंट में तो ये खत्म भी तो हो सकते हैं, तो इनके ऊपर एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर बना लेते हैं। इस एक्स्ट्रा लेयर को कहते हैं सिस्ट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्पोर्स जो होते हैं, कभी कभी वो एक एडिशनल लेयर बना लेते हैं, जिस लेयर को क्या बोला जाता है, सिस्ट बोला जाता है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन मेनली बैक्टीरिया और फंगस में देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है।